हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का सीआर क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड का तृतीय सेमेस्टर। विषय या सब्जेक्ट कौन सा है? संस्कृत। इसके कैसे क्वेश्चन होंगे? इसके क्वेश्चन होंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन कि ता, था, धा और ना से प्रारंभ होने वाले शब्दों का उच्चारण स्थान क्या है? आप ही लोग अपने मुंह से ता बोलिए, था बोलिए, दा बोलिए। देखिए आपकी जीभ दांतों को स्पर्श करती है कि नहीं? जैसे ही आप बोलेंगे ता, था, तुरंत आपकी जीभ दांतों को स्पर्श करेगी। तो ये कैसे उच्चारण स्थल होगा? ता का, था का, धा का, ना का। तो ये होगा दंत का। ता, था, दा, धा, ना किससे बोले जाते हैं? दंत से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं कि अशुद्ध उच्चारण का कोई एक कारण बताइए। जब माता पिता तथा हमारे परिवारजनों का शिक्षित होना ही क्या है? अशुद्ध उच्चारण का कारण। अगर घर में कोई भी शिक्षित होगा तो वो हमें पढ़ाएगा, लिखाएगा, बताएगा कि ये गलत पढ़ रहे हो। इसलिए अशुद्ध उच्चारण का कोई एक कारण कौन सा होता है? माता पिता तथा परिजनों का शिक्षित होना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने रूप होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुण संधि किसे कहते हैं? ह्रस्व और दीर्घ छोटा आ या बड़ा आ के पश्चात यदि छोटी ई, छोटा ऊ, लिरी लिरी में से कोई भी शब्द आता है तो इन वर्णों के स्थान पर ई का ए हो जाएगा, ऊ का आ और ऊ का ओ हो जाएगा, आ और ऋषि का अर हो जाएगा, आ और लिरी का अल हो जाएगा। उसे गुण संधि कहते हैं। यहाँ से देखिए गुण संधि किसे कहते हैं? ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ या बड़ा आ के पश्चात यदि छोटी ई आती है, छोटा ऊ आता है, रिरी आता है, लिरी आता है, तो इनमें से स्वर आता है तो इन वर्णों के स्थान पर ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, अर हो जाएगा और अल हो जाता है। तो उसे गुण संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रमेश, रमेश में कौन सी संधि है? गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जहाँ किसी व्यंजन का किसी बाद वाले व्यंजन वर्णों के साथ मेल होता है तथा परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जहाँ विसर्गों के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से कोई विकार होता है तब विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्गें क्या होती हैं? ये देखो, ये होती हैं विसर्गें। जहाँ विसर्गों के साथ स्वर या व्यंजन के साथ मिलने से कोई विकार होता है तो विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समास के कितने भेद होते हैं? यहाँ से देखिए समास के कितने भेद होते हैं। तो द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्री समास, तत्पुरुष समास। समास के कितने भेद होते हैं? 5। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय, बहुब्री और तत्पुरुष। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समास के कितने भेद हुए? 5। द्वंद्व समास क्या है? इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों का संबंध जोड़ने के लिए चा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह देंगे पितरौ, इसका अर्थ क्या होता है? माता चा, पिता चा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तो द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? 3 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10। द्विगु समास किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे त्रिलोक, तिराहा, चौराहा, ये सब क्या हो गए? द्विगु समास। पंचवटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समास का क्या अर्थ है? समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ है संक्षेप। क्वेश्चन यहाँ से देखिए, समास का क्या अर्थ है? समास का अर्थ है संक्षेप। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर एक समस्त सार्थक स्वतंत्र शब्द बने तो उसे समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जो सामासिक पद विशेषण विशेष व उपमा उपमेय से मिलकर बनते हैं वे कर्मधारय समास कहलाते हैं। जैसे नील कमल। नील कमल क्या है? नील कमल, कमल कैसा है? नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कर्मधारय जो प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता हो। देखो यहाँ से ये प्रथम पद है नील और कमल। कमल कैसा है? नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्पुरुष समास क्या है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। प्रथम पद में द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियां लगती हैं। इसका विग्रह विभक्ति के अनुसार ही किया जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के अधिकरण में ये पर ये सब क्या है? विभक्तियाँ। यहाँ से देखिए ये कह रहा है कौन कौन सी? द्वितीय से लेकर सप्तमी
प्रथम पद में द्वितीय से लेकर सप्तमी तक विभक्तियां लगती हैं। तो ये विभक्तियां हैं क्या? जैसे कर्ता ने कर्म को कर से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुब्रीहि समास क्या है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तो दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। जैसे दशानन, दशानन अर्थात रावण, रावण के कितने सर थे? 10। बहुब्रीहि समास के कितने भेद हैं? बहुब्रीहि समास के 2 भेद हैं। बहुब्रीहि समास के कितने भेद हैं? 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नयक में कौन सी संधि है? तो अयादि संधि। जैसे पवन हुआ, पवन में कौन सी संधि है? अयादि। पवन, नयन, ये 3 अक्षरों वाले शब्द हैं जो भी हैं, पवन, नयन, ये सब कैसे हैं? अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनीश में कौन सी संधि है? जब भी देखो बड़ी की मात्रा है, जब भी यहाँ देखो बड़ी की मात्रा दिख रही है तो दीर्घ संधि। बीच वाले शब्द में बड़ी की मात्रा है तो क्या होगा? दीर्घ संधि। अब यहाँ देखो बीच वाले शब्द में एक ही मात्रा है तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। जब भी देखो बीच वाली मात्रा पे अगर एक ही मात्रा है तो गुण संधि, अगर बड़ी की मात्रा है तो दीर्घ संधि। अब देखो महेश में कौन सी संधि है? देखो गुण संधि। देवालय में कौन सी संधि है? अब देखो बीच वाला अक्षर वाह, देखो वाह, वाह पे बड़े आ की मात्रा है यानी कि ये दीर्घ संधि है। बड़ी की मात्रा हो या बड़ा आ का डंडा हो तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ। वासुदेव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अगर ऊपर एक मात्रा है तो गुण संधि, अगर 2 मात्राएं तो वृद्धि संधि। अक्षर के ऊपर अगर एक मात्रा है तो गुण संधि, अगर 2 मात्राएं एक साथ हैं तो वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृ किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो ये है चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप। यहाँ से देखिए, पितृ किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजन का राजेश रूप किस विभक्ति से बनता है? तो ये बनता है चतुर्थी विभक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, नदी शब्द का नद्या रूप किस विभक्ति में बनता है? तो पंचमी षष्ठी में, पंचमी षष्ठी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, रामाराम रूप किस विभक्ति का वचन का है? तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु, गुरुवे किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो गुरुवे चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। गुरुवे चतुर्थी विभक्ति एवं एक वचन का रूप है। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को होना या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया होती है क्या है? क्रिया यानी कि वर्ब, जो कुछ भी हम लोग करते हैं वही क्रिया है। हगना, खाना, मूतना, खेलना, ये सब क्या है? क्रियाएँ हैं। लेकिन ये अगर अच्छी सी भाषा में बोलो कि क्रिया वर्ब इंसान समझ ही नहीं पाता, जबकि हम लोग दिन भर वही करते हैं, खाया, घूमा फिरा, नाचा, ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूलभूत रूप को धातु कहते हैं, जैसे पठ, गम, हस और इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा? तो भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा? तो ये होगा भवन्तु। भू का धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा? भवन्तु। अस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा? तो ये होगा भविष्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30, गम धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा? तो ये होगा गम धातु का होगा गच्छेयम, गच्छेयम क्या होगा? गच्छेयम। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, पट धातु के विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लिखिए। तो एक वचन का रूप क्या है? पठे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितरों में कौन सा समास है? तो पितरों में द्वंद्व समास है। ऊपर अभी हमने द्वंद्व समास की भाषा भी पढ़ाई थी कि माता चा पिता चा। पितरों, पितरों को जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? माता चा पिता चा। त्रिलोचन में कौन सा समास है? यहाँ देखो त्रिलोचन में कौन सा समास है? द्विगु। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष। राजपुरुष यानी कि राजा पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत व्याकरण में 6 कारक माने जाते हैं। कर्ता कारक, यहाँ से देखिए कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, तथेव, अपादाधिकरण इत्यादि कारकाणि षट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है, जबकि संस्कृत में कारक कितने माने जाते हैं? 6। ये थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। अगर कहें हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं तो 8, लेकिन अगर संस्कृत में पूछे कारक कितने प्रकार के होते हैं तो संस्कृत व्याकरण में कारक 6 प्रकार के माने जाते हैं। यहाँ से देखिए कौन कौन से? कर्ता, कर्मचा, करणे चा, संप्रदाने तथेव चा,
अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में कितने कारकों की संख्या है? तो हिंदी में अभी बताया था कि हिंदी में कारक 8 होते हैं, जबकि संस्कृत में कारक 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, रामेण सह सीता वनम गतवती वाक्य में रामेण पद में कौन सी विभक्ति है? तो रामेण पद में है तृतीय विभक्ति। जब भी हम कहें एन, एक ही मात्रा आएगी, आय और आत। यहाँ से देखिए थोड़ा छोटा छोटा लिखें, एन, आय और आत। जिस भी शब्द के लास्ट में एन, आय और आत दिखे, एन यानी कि तृतीया विभक्ति, एन यानी कि तृतीया विभक्ति, आय यानी कि चौथी, आत यानी कि पांचवी। जैसे लिखा रामेण तो तृतीया, अगर लिखा हुआ रामाय तो चतुर्था, अगर लिखा होगा रामा तो पंचमा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39, दशरथस्य पुत्रः वनम अगमत में दशरथस्य पद में कौन सी विभक्ति है? तो ये षष्ठी विभक्ति। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।